खबर चालीसा न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रदेश में और देश में एक बहुत बड़े विषय पर अभी चर्चा चल रही है, टैक्स रिफॉर्म पर। जीएसटी काउंसिल की 3 और 4 सितंबर 2025 को 54वीं बैठक हुई है, जिसमें टैक्स रिफॉर्म किया गया है। उन टैक्स रिफॉर्म का आम लोगों के जीवन में किस तरह से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस बात की चर्चा करने के लिए हम टैक्स के जानकार और विशेषज्ञ योगेश वर्यानी जी को हम लोगों ने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और योगेश जी से जानना चाहते हैं कि ये टैक्स रिफॉर्म आम लोगों के जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाते हैं। योगेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल बहुत बेसिक है, वो पहले आपसे करूंगा कि जीएसटी काउंसिल क्या होता है, क्या होती है? पहले के रिजीम में वैट का टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस वैट के रूप में इस देश में कलेक्ट किया जाता था। जी। उसके बाद जीएसटी आया 2017 से। जी। इसके इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआती पहलुओं में जो भी दिक्कतें हैं या उनका जो भी सरलीकरण किया जाए, इस विषय को एड्रेस करने के लिए काउंसिल बनाया गया था, जिसमें देश के वित्त मंत्री के साथ साथ हर प्रदेश के वित्त मंत्री एवं वाणिज्य मंत्री की उपस्थिति रहती है। ये सब मिल करके तय करते हैं, क्योंकि कोई भी जब नया एक्ट आता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें काफी चीजें रहती हैं जिसको एड्रेस करना सरकार को जरूरी रहता है। क्योंकि हमने कोई भी नीति बनाई हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है तब पता चलता है। उन विसंगतियों को दूर करने हेतु जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी, जिसकी बैठक हर नियोजन कुछ समय में होती है। फिर वो जो भी प्रस्ताव हर राज्य से आते हैं उसके हिसाब से विचार करके उसमें चेंजेस करती है। बहुत सुंदर। वर्यानी जी, 3 और 4 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई। उसमें 4 स्लैब में से 2 स्लैब हटा दिया गया और 2 स्लैब ही बचे। ये टैक्स स्लैब हटाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है और किस तरह से उसको आप देखते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। मतलब एक तो ये हो गया कि सरकार की क्या मंशा है। जी। So that is a political type of a angle which we have to take care of. जी। अगर अनबायस्ड जो करके मैं कहूँ कि वो तो पॉलिटिकल एजेंडा है कि अभी गिरती पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री साहब की। जी। सामने इलेक्शंस कई राज्यों में हैं, जिस वजह से उनके लिए, आप दोनों दृष्टिकोण से बोलिए, इसके लिए बिल्कुल बाध्य था उनके पास कि अब अगर नहीं तो कब करेंगे। जी। गवर्नमेंट भी इस बात को बहुत समय से तो समझ ही रही थी। जी। कि जो स्थिति अभी निर्मित हो रही है उससे उनका आगे पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल नहीं हो पाता, सो नहीं करना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एजेंडा फुलफिल करने के लिए टैक्स रिफॉर्म किया, ये स्वाभाविक है, ये ऑब्वियस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर इसे एक गूढ़ तरीके से समझा जाए, जो हम एक आम जनमानस है ना, उनसे बहुत खुश हो जाते हैं कि टैक्स की दर 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट दे दी गई पिछले बजट में। सही। जीएसटी अचानक से कम कर दी गई। अब इसको समझना जरूरी है। तो 12 लाख तक की आय वाले लोग कितने हैं जो छूट को अवेल नहीं कर पाए? वो स्थिति तो है नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति को जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक कमाता था, उसे 12 लाख का आपने बता दिया कि आपको इस स्तर तक मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, और उसकी इनकम बढ़ाने की योजना तो कुछ नहीं थी ना। सुन के आपको अच्छा लगा, बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि वो एकदम ही नहीं है, तो फिर छूट की मतलब ही नहीं। जी। उसी तरीके से आप जीएसटी पे आते हैं। जीएसटी में स्थिति ये है कि सरकार खुद ही ये समझ रही है कि लोगों की बाइंग पावर कम हो चुकी है, जिस वजह से मार्केट में बहुत जरूरी है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, लोग मार्केट में आए, जिन्हें चीजों को सस्ता कर दिया जाए। जी। सस्ता करने से एक तरीके से ये तो सच है कि लोग आएंगे, लेकिन अगर आप एक मैक्रो लेवल पे इस बात को समझें, सरकार टैक्स वसूली जो है, सरकार का मेन ये रहता है कि बजट का निर्माण करना। इस साल मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया और इतना व्यय किया। अगर आप पिछला बजट जो भी प्रस्तुत किया गया था उसी में देखेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल बजट में से 28% कंट्रीब्यूशन जीएसटी के द्वारा किया जा रहा था। अब अगर आप उस जीएसटी की दरों को इतना कम कर देते हैं कि लोगों की खरीदने की क्षमता हो जाए, इसे समझिएगा, लोगों की आय बढ़ा करके उनकी क्षमता नहीं बढ़ाई गई है, लोगों को चीजों को कम दामों पे उपलब्ध करा करके उनकी क्षमताएं बढ़ाई जा रही है। और अल्टीमेटली जो 28% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को हो रहा था, उसके बावजूद भी हमारा फिस्कल डेफिसिट 4% के प्लस है। अब आप उस 28 को अगर 20-22 तक लेके आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो डिफरेंस है वो कहां से आएगा? या तो हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी,
या तो अल्टीमेटली सरकार को किसी ना किसी तरीके से पैसा वापस हमसे लेना पड़ेगा, या तो सरकार को कुछ ना कुछ छूट जो पहले दी गई है, चाहे पीडीएस के वो पैसे को लोगों को मुफ्त में चावल देना, मनरेगा की योजना करना, इन सबको कर्टेल करेगी जी। तो एक जेब में पैसा डाल करके दूसरे जेब से पैसा निकालने के अलावा स्थिति नहीं है जी। दैट इज मेरी अनबायस्ड ओपिनियन, नॉट अ पॉलिटिकल ओपिनियन जी। ये फैक्चुअल है जी, एकदम लॉजिक पे जाती है जी जी। लेकिन आम जनमानस जब सुनता है ना कि 28 वाली गाड़ी, जिस गाड़ी में 28% जीएसटी लगता था वो 18% हो गया, शॉर्ट टर्म में इट्स गुड, लेकिन सच बात ये भी है कि पूरा पास ऑन होता नहीं है, कभी नहीं होता। कंपनी अपने रेट्स बढ़ा देती है, कुछ फैसिलिटीज इंप्रूव कर देती है, मेडिकल स्टोर्स, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब यही करेंगे कि जो मेडिसिन कल तक 100 एफआर कही जाती थी उसे 100 एफआर के बोल दिया जाएगा, और उसमें बता दिया जाएगा मैंने नया सप्लीमेंट डाल दिया, प्राइस को चेंज कर दिया जाएगा। जिस कार में कल तक नॉर्मल स्पीकर करते थे, थोड़े से और अच्छे स्पीकर लगा के ये बता दिया जाएगा कि इसका प्राइस बढ़ गया क्योंकि ये प्रोवाइड फैसिलिटी। तो एंड जो मार्केट का सर्कुलेशन फॉर द टाइमिंग बढ़ेगा, बट अगर मैक्रो लेवल पे देखें लोगों की आमदनी की व्यवस्था कुछ भी नहीं होगी उससे, तो आपका खर्चा तो बढ़ा दिया गया, ठीक, कार हमने आपके लिए थोड़ी सस्ती कर दी, आप खरीद लीजिए, एसी सस्ता कर दिया गया जी। तो बहुत मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता, हालांकि आप जितने भी डिबेट्स हैं सब सुनेंगे तो जब भी कोई चीजें सस्ती हो जाती हैं तो हम आम जनमानस खुश हो जाते हैं, बट इस सस्ताई का भी आखिरी में जो ठीकरा फूटेगा वो डेफिनेटली हम पे ही रहेगा। एजुकेशन व्यवस्था है नहीं, हेल्थ व्यवस्था है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, सरकार के पास पैसे नहीं है इन चीजों को बनाने के। आप डेफिसिट को बढ़ा दोगे जीएसटी कम करके, हमसे आपने जीएसटी कुछ कम ले ली, हमारे पास जो पैसा है वो भी मार्केट में आ गया और हमारे पास अपनी सेविंग्स बची नहीं है, बट व्हाट इज द एंड ऑफ द डे उसमें होगा क्या? अल्टीमेटली हमें ही भुगतना। सरकार की अगली गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद वापस सब कुछ भी। बहुत सुंदर। लग्जरी आइटम पर एक नया टैक्स 40% का सरकार लाने जा रही है, ये अभी लाया नहीं, इसमें चल लाया जाएगा, ये क्या होगा और लग्जरी आइटम क्या कहलाएंगे सर? देखिए, जैसे लग्जरी आइटम की डेफिनेशन रहती है, जैसे कार है 1400 सीसी के नीचे वाली नॉर्मल कार में इसकी दर कम की गई, और जो महंगी कारें हैं जो इंपोर्ट होती हैं, और वैसे ही कई चीजें होती है, जैसे होटल बिजनेस है 7,500। शराब भी लग्जरी आइटम में आता है क्या? सरकार की परिभाषा में तो जीएसटी का आइटम ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आबकारी लगता है जो कि राज्य सरकारें देती है। लेकिन इस बार तो लगा शामिल कर दिया शराब को, इस बार जब वो उसे लग्जरी के रूप में देखेंगे उस तब तो नेक्स्ट काउंसिल में शायद वो चीजों को तय किया जाए, लेकिन फिलहाल तो ये स्थिति है। तो लग्जरी आइटम तो उसके जो उपभोक्ता है उसकी तो अलग ही कैटेगरी है, तो उसमें टैक्स की दर बढ़ा देने से या कम करने से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन चीजों पे फर्क पड़ता है। जैसे शराब को अगर शामिल कर लिया जाता है तो शराब का जो टैक्स था वो स्टेट का हिस्सा था या स्टेट को मिलता था, और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा तो इससे स्टेट को तो नुकसान होगा। जीएसटी में हमेशा दो कंपोनेंट तो रहते हैं, पहले जैसे आबकारी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता था, अब जीएसटी के रूप में आधा हिस्सा स्टेट को मिलेगा और आधा हिस्सा सेंट्रल को चले जाएगा। उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा, और अल्टीमेटली इवन जो सेंट्रल जीएसटी के पूल में जाता है उसका अधिकार तो स्टेट का ही रहता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से उन सरकारों को दिया जाता है, तो उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टेट के राजस्व में दिखेगा, बट अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो भी स्टेट से कलेक्शन करती है दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द स्टेट्स यूनिफॉर्मली जहां पे जरूरत है, उससे बहुत फर्क मुझे नहीं लगता कि पड़ता। बहुत सुंदर। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं इस लिहाज से भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले दिनों अखबार में ट्रंप की फोटो बहुत छपी और ट्रंप के टैरिफ को लेकर बहुत विश्व भर में और देश के अंदर काफी चर्चा है, तो ये टैक्स रिफॉर्म आया है, ये क्या ट्रंप के दबाव में किया गया है, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, ट्रंप के दबाव में तो देखिए इंडिया से जो बेसिकली एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, दैट इज द डायमंड्स, गारमेंट्स एंड मेडिसिन। गोल्ड पे कोई टैक्स नहीं, अभी अपन ट्रंप पे तो इंडिया से जो अमेरिका को जा रही है चीजें वो जाती है डायमंड, जो कि पूरा सूरत बहुत बड़ा मार्केट है। डायमंड का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता, इंडिया में डायमंड की पॉलिशिंग होती है जी। तो अगर डायमंड के ऊपर, गारमेंट्स के ऊपर या मेडिसिन के ऊपर अगर ट्रंप प्रशासन
टैक्स लगाता है तो सही मायने में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोजगार पे आता है। हम एक्सपोर्ट जब करते थे तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के अंतर्गत वैसे भी गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिलती थी। जी ये समझने वाली बात है। जी पॉलिटिकल एजेंडा एक अलग होता है कि सब चिल्लाते रहते जी। हैं। जिन एक्सपोर्ट से सरकार को टैक्स आती ही नहीं थी, उस पर अगर ट्रम्प प्रशासन ने टैक्स लगा दिए, नहीं लगाई, उससे इंडिया के बजट को फर्क नहीं पड़ता, जी लेकिन उन लोगों को जिसका रोजगार और आजीविका इस पर निर्भर करती है, उन्हें बहुत फर्क पड़ता है। जी सूरत में डायमंड प्रोडक्शन का हब नहीं है, वो डायमंड पॉलिशिंग का हब है। जी डायमंड आज भी बाहर से आता है, यहाँ पे पॉलिश होता है और वो वापस से फिर एक्सपोर्ट हो जाता है। जी मेडिसिन की जो बेसिक केमिकल्स हैं वो चाइना से आते हैं, यहाँ पे बनते हैं, फिर अमेरिका में जाते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री और ये तीनों इंडस्ट्री में से जो डायमंड और गारमेंट है, ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। मतलब गारमेंट में इतने लेबर्स एम्प्लॉयड हैं, डायमंड में इतने, लेकिन डायमंड एक स्किल जॉब है ना। मतलब जिस व्यक्ति को डायमंड पॉलिश करने आता है वो ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो दूसरा लेबर आके बैठ गया। जिसके हाथ में परफेक्शन ही इज ओनली एबल टू डू इट। तो स्किल सेट उस बेचारे का वहां पे मार खा जाता है अगर उसका माल का विक्रय नहीं होता। ट्रम्प के टैरिफ से हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बजट को जितना नुकसान नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का नुकसान होता है, जिसको एड्रेस करना से इस जीएसटी का कोई रास्ता ही नहीं। जी बहुत सुंदर। आप निजी विश्वविद्यालय फीस नियामक समिति के भी मेंबर हैं, अगर मेरी जानकारी। जून में उनका टेन्योर मेरा खत्म हो गया। अच्छा, इस बार जो टैक्स रिफॉर्म हुआ उसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी चेंजेस होने की संभावना दिख रही है। आपको क्या लगता है किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में टैक्स रिफॉर्म से? नहीं, देखिए एजुकेशन में तो जीएसटी वैसे ही नहीं था। जो था वो तो पेन पेपर कॉपी, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर्स। जी मुझे नहीं लगता शिक्षा का क्या एक बच्चे की पढ़ाई में आज जो स्कूल कॉलेजेस फीस ले रहे हैं उसके मुकाबले उसकी स्टेशनरी का खर्चा क्या है। अगर आप अपने ही बच्चे का देखिए, साल भर का 1000 से ज्यादा इरेजर और पेंसिल भी नहीं यूज करेगा। कंट्रोल जिन चीजों की जानी चाहिए, ये मास अपील होती है। आपने अनाउंस कर दिया इरेजर में मैंने टैक्स कम कर दिया, कितने इरेजर कर दिए टैक्स पेंसिल और पूरा एजेंडा ही वैसा रहता है। गवर्नमेंट को तो बेसिकली नीतिगत ना हो करके पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, जो बड़ा दुखदाई है। जी जी। इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव होने जा रहा है या क्या है, वो किस तरह के बदलाव हो सकते हैं इनकम टैक्स के? देखिए, हमेशा कहा जाता है कि सरलीकरण की दिशा में हम जा रहे हैं। हाँ। परिवर्तन होना चाहिए, स्वाभाविक तरीका है चीजों को, बट चेंज शुड बी ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट, ये होना चाहिए। बट ये बड़ा विचित्र है कि हम चेंज इस कारण नहीं करते हैं कि उससे आपका भला हो, हम इस कारण कर देते हैं क्योंकि वो पहले के पॉलिटिकल दायरे से आया हुआ एक टैक्स रिफॉर्म था जिसको हम और सरलीकरण करना चाहते हैं। जितनी धाराएं मूल इनकम टैक्स एक्ट में थी उससे अधिक धाराएं यहाँ पे ला दी जा रही हैं। सरलीकरण हुआ कैसे? और कॉम्प्लिकेटेड हो गया जो सिस्टम। मतलब सरलीकरण नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं। और धाराएं जोड़ रही है उसमें। आज मतलब अपील के इनकम टैक्स में जो असेसमेंट और अपील की प्रोसीडिंग्स हैं, आपने कह दिया कि हम करप्शंस को अवॉइड करने के लिए फेसलेस कर देते हैं, और आपने कमिश्नर को अधिकार दे दिया कि आप 10 साल तक किसी केस में ऑर्डर नहीं करो तो भी इट्स ओके। आज इनकम टैक्स के नॉर्मल सी जो केसेस हैं, जो सीआईटी अपील के स्टेज में, पहले असेसमेंट होता है फिर अपील पे जाता है, वहाँ पे उन्हें अधिकार क्षेत्र है 5 साल तक भी अगर आप आदेश देते हैं तो इट्स ओके। मतलब कोई समय की लिमिटेशन नहीं है। एक व्यक्ति जिसका एक गलत असेसमेंट हो गया, वो उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करता है और उस व्यक्ति को 10-10 साल तक इंतजार करना पड़ता है कि उस अपील का फैसला आए। फेसलेस में हम मिल नहीं सकते किसी से। कह तो दिया गया कि हम सरलीकरण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए फेसलेस कर रहे हैं, बट उसकी व्याख्या भी तो तय होनी चाहिए ना। उद्देश्य क्या था? सरलीकरण करने का। एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, डॉक्टर हैं, एनआरआई हैं, कोई गलती नहीं है, 4 करोड़ की डिमांड खड़ी है। उनको सरलीकरण के हिसाब से मैंने एडवाइस किया कि आपका तो कोई दोष नहीं था, गलत डिमांड आ गई, अब असेसमेंट अपील में निकल जाएंगे। अपील पे गए, 2 साल तक इंतजार करते रहे। 72 साल की उम्र का इंसान स्वाभाविक रूप से जो जीवन भर ईमानदार रहा, ऐसे प्रोफेशन में रहा, तो डिप्रेशन हो रहा था। क्या हो रहा है, मेरे को इतनी डिमांड कैसे आ सकती है? तो उसको एस्केलेट करने के लिए हम चले गए हाई कोर्ट की फैसला जल्दी दें कमिश्नर साहब, उनसे निवेदन कीजिए, फैसले से हम मिल नहीं सकते। हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया कि 60 दिन के अंदर फैसला दीजिए, सारी चीजों की जांच कीजिए, 60 दिन के अंदर फैसला कीजिए। 60वें दिन हमें आदेश आया कि 60 दिन के अंदर क्योंकि मैं नहीं कर सकता फैसला, मेरे पास मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव बैंक से जानकारी नहीं आई, तो मैं अपील को कंफर्म कर देता हूँ। मतलब
बिना सुनवाई के ही आगे बढ़ा देता हूँ। हम इसके अगेंस्ट में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल गए, वहां पे बोला गया कि बिना सुनवाई की कोई ऐसा आदेश कर कैसे सकता है, चलिए वापस मैं आदेश कर देता हूँ, आपको सुनेगा। मतलब 3 साल में मैं घूम फिर करके जहां से शुरू किया था वहीं पे चला गया और इसे हम सरलीकरण देते जी जी और वो व्यक्ति आज भी डिप्रेशन में है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। मैं अंतिम सवाल के रूप में आपसे ये जानना चाहता हूँ वल्यान जी कि ये जितने लिखा पढ़ी के टैक्स के रूप में जो कार्रवाइयाँ होती है लिखा पढ़ी की, उस झंझटों से किसी टैक्स पे करने वाले को राहत मिल सकती है या मिलने जा रही है क्या? नहीं, वो तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लिकेशंस सिस्टम में बढ़ा, कागज और बढ़ रहे हैं। क्योंकि सरकार को ना तो व्यापारियों पे भरोसा है, ना जी। तो व्यापारी अपने व्यापार को सही ढंग से कर पा रहे हैं इस सिस्टम के चलते, जिसके कारण उन्हें चोरी करना स्वाभाविक जरूरत पड़ती है उन्हें, क्योंकि कंपटीशन है, जी। लोगों की मिली भगत है। आप तो मतलब मैं इसको एक ढंग से समझा सकता हूँ कि जैसे एक जमाने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था दुनिया में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की क्या परिभाषा थी कि जो कामगार थे उन्हें मजदूर बना दिया गया, मशीनों के सहारे हर चीज के उत्पादन की क्षमता बढ़ाई गई। जो लोग पहले एक व्यक्ति एक जुलाह से लेके कपड़े का रिटेलर भी खुद हुआ करता था, तो उस पूरे प्रोडक्ट लाइन में जो भी वैल्यू एडिशन होता था उसका होता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो ये सारे के सारे लेबर में कन्वर्ट हो गए, और जो पूंजीपति थे उन्होंने मशीनें लगाई और मशीन के ऊपर लेबर और सुपरवाइजर लग गए। तो जो व्यक्ति पहले मालिक होता था वो मजदूर बन गए। आज अगर गवर्नमेंट अभी भी नहीं जाग रही है, जो जागने की कहीं कोई परिस्थिति दिख भी नहीं रही, क्योंकि उस चीज पर कोई डिस्कशन भी नहीं हो रहा है। दिस इज द एरा ऑफ ट्रेड रिवॉल्यूशन। जी। ब्लैंकेट जो एक कॉन्सेप्ट है, सुन के अच्छा लगता है कि हम बैठे बैठे अभी भी बोलेंगे तो 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा, बट दिस इज अ ट्रेड रिवॉल्यूशन। ट्रेड रिवॉल्यूशन का अर्थ ये है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हुआ था कि सारा व्यापार व्यवसाय कुछ उद्योगपतियों के यहाँ चला गया, वही स्थिति इस समय निर्मित होगी। किराने का पूरा व्यापार खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लैंकेट से ही आप मंगाएंगे तो उनसे कौन लेगा, ले नहीं सकते। कपड़े की स्थिति वही हो जाएगी, मनिहारी के हर सामान की स्थिति वही हो जाएगी, और धीरे धीरे ये स्थिति हर पूरे व्यापार जगत में आ जाएगी। तो जो आपने बोला ना सरलीकरण या कॉम्प्लिकेशंस, जब किसी को आय होती ना, उसे व्यय करने में कोई परहेज नहीं रहता। आय तो वो सरकार टैक्सेस के नाम पे ऊपर नीचे फिगर्स मैनिपुलेट करती है, बट इससे रिफॉर्म्स आप कैसे बोल सकते हो? अगर मेरी कमाई होगी तो मुझे टैक्स पे करने में क्या जरूरत है? यहाँ तो इनकम की स्थिति नहीं है जी, और ऊपर से गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए इन चीजों को। आप ब्लैंकेट आप इमेजिन कर सकते हैं, आप खुद ही सोचिए, आपके मोहल्ले की किराना दुकान उसी शक्ल देगी, बेचारा वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 9 साल में खत्म हो जाएगी। जी जी इससे कितने परिवार बर्बाद हो जाएंगे। जी जी। नहीं, लेकिन अभी तो कई सारी सुर्खियों में ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा टैक्स रिफॉर्म हुआ है, काफी बड़ा बदलाव होने वाला है, लोग खुश होंगे, आम आदमी बहुत राहत पाएगा। आप क्या कहते हैं? टैक्स जो है वो इनकम पे ही तो लगेगी ना। हाँ इनकम कमाने का जरिया तो हो, हाँ, इनकम ही नहीं होगी तो टैक्स कैसे तो टैक्स का इतना डिस्कशन का तो कोई एजेंडा ही नहीं है। जी। अगर व्यक्ति कमाता तो कार ले लेता, हाँ अब वो 18 और 28 हो, कमाने तो दो। हाँ। एक अंतिम सवाल के रूप में मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो टैक्स रिफॉर्म है उससे राज्यों की आर्थिक स्थिति में किस तरह से सुधार आने वाला है, क्या देखते हैं आप? आप इनकम टैक्स में क्या है, जीएसटी में? जी, दोनों में। नहीं, उससे तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ना नहीं है। देखिए, अब जैसे आबकारी एक विषय है, हालांकि शराब को तो वैसे ही बैन कर देना चाहिए, डिफरेंट एक टॉपिक हो गया। अब शराब के ऊपर भी सरकार मतलब लग्जरी आइटम बनाकर 40% उसमें लगाने की तैयारी है। हाँ, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भी अपने अगर पाले में ले जाती है तो उससे एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये होती है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने कुछ चीजें बहुत स्थापित करके गए थे, क्योंकि शायद उन लोगों को भी पता था कि भविष्य में ये स्थिति हो कि केंद्र में दूसरों की सरकार हो, राज्य में दूसरों की सरकार हो। तो रेवेन्यू, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपने बच्चों को पहले ही तय कर देते हैं कि अगर मान लो 3 संतान है तो एक संतान के हिस्से में ये जाएगा, दूसरे के में ये, तीसरे के में ये। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करते समय इन बातों को ध्यान रखा गया था। आबकारी विभाग स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था, स्टैम्प कलेक्शन एक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था, वैट जो पहले होता था स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं धीरे धीरे, क्योंकि उन चीजों को एनक्रोच करके अपने पास शिफ्ट करने की कोशिश करती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना से तो अलग है। स्वाभाविक रूप से अगर केंद्र और
राज्य की सरकार एक ही हो जाएगी तो दे विल कॉल इट एज अ डबल इंजन सरकार एंड दे विल ठीक है वहां पे पेमेंट्स पहुंच जाएंगी एंड रेवेन्यू शेयरिंग होगी। पर ऐसी स्थिति जहाँ पे केंद्र में किसी और की सरकार हो और राज्य में किसी और की सरकार हो तो वो बड़ी विडंबना हो जाती है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई ईमानदार मुख्यमंत्री काम करना भी चाहे तो करे किसे, जी। इसे सपोर्ट नहीं मिलता। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव था उसे ब्रीच करना मेरे ख्याल से वो तो अपने आप में ही आंसर है, ये तो गलती है। जी जी मतलब उसका कैसे बेनिफिट होगा उसकी जरूरत क्या है? आपको क्या भरोसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट में जो मुख्यमंत्री बैठा है वो उस पैसे से ढंग से काम कर सकता है? आप क्यों चाहते